Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is the syllabus of class 12th, solution and colligative properties or solution or colligative property in the second chapter of class 12th, जिसमें हम बात कर चुके हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शंस और उस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेक्चर फर्स्ट में इंक्लूड है, तो आप उसे पहले देख लें। और फिर उसके बाद जो कंसंट्रेशन टर्म के बाद इनफैक्ट आप इस चीज़ को जब आप मोल कॉन्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो वहाँ पर भी आप देखते हैं, फिर भी हमने यहाँ पर एक रिकैप करा हुआ है उसका, बस फार्मूला याद रखना है आपको। मोलारिटी का मोल पर वॉल्यूम लीटर और मोलालिटी का मोल ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट इन केजी, और ये दो फार्मूला मोल फ्रैक्शन के लिए, जो एक है मोल ऑफ वन कंपोनेंट बाई टोटल मोल, बस इतना से आपका काम हो जाएगा। और जो न्यूमेरिकल से एनसीईआरटी बेस्ड है उसको आप जरूर बनाएं। आज हम सेकेंड लेक्चर में हैं, आप देख रहे हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ देखिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी को लेकर के, जहाँ से ये चैप्टर में ये टॉपिक आया है। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? देखिए, सॉल्युबिलिटी है कि जब कोई सॉल्यूट किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, तो उसके लिए हम लोग जो केमिस्ट्री में एक टर्म यूज करेंगे उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। जैसे कि अगर हम 1 लीटर पानी ले लें और उसमें हम कितना चीनी डिसॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए 100 ग्राम चीनी हम उसमें अगर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो हमें बोलना होगा कि उसमें 100 ग्राम जो शुगर है वो डिसॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो यही चीज़ है कि मतलब सॉल्युबिलिटी क्या है। अब ये कई तरह के, जैसे हमने अब उसमें चीनी डाला, ठीक है, हो सकता है कि उसमें हम कोई गैस डाल सकते हैं, जैसे CO2 गैस। आप एरेटेड ड्रिंक जितने भी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, लिम्का पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, उसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर गैस को कंप्रेस्ड करके उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया जाता है, और जब आप पीते हैं तो वो क्या है कि वो रिटर्न ढकार आप मारते हैं, CO2 गैस वहाँ से ही इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब टेम्परेचर अंदर जाता है, जब वहाँ का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो CO2 गैस वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपको ढकार आता है। तो CO2 जो गैस है, ये गैस डिसॉल्व है किसमें? जो ड्रिंक है पीने वाला उसमें। और उसका कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर वहाँ का कम है, वो देखिएगा चिल्ड होता है, बहुत कम टेम्परेचर में आप CO2 गैस को डिसॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक गैस डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड में। ठीक है, जिस तरह से चीनी को हम पानी में डिसॉल्व किए, तो वहाँ पर वो एक सॉलिड चीज़ है जो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है। तो देखिए, हमको डिसॉल्व करना है लिक्विड में, ये याद रहे, मेरा जो ये मेन टॉपिक है यहाँ का जो सिलेबस है वो लिक्विड में डिसॉल्व करना है। एक सॉलिड चीज़ को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, या फिर आप गैसेस सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे हो, आप लिक्विड भी डिसॉल्व करा सकते हैं उसमें, यानी सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी तीनों के लिए सेम ही रहेगा। अगर गैस लेंगे तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में बोलेंगे कि कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इसमें डिसॉल्व है। अगर हम सॉलिड चीज़ लेंगे तो बोलेंगे कि कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट्स जो है इसमें डिसॉल्व है। उसी तरह से अगर हम कोई लिक्विड लेंगे तो कितना वॉल्यूम इसमें डिसॉल्व है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और जब आप किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कराने की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम है हेनरी। हेनरी लॉ आता है। हेनरी बताते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है उसमें। चलिए, इसी चीज़ पर आज हमारा ये क्लास रहेगा। तो देखिए, सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी है, डेफिनेशन याद रखना है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या रखना है? यहाँ पर टेम्परेचर रखना है कांस्टेंट। टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम कोई फिक्स अमाउंट सॉल्यूट का उसमें जब डिसॉल्व करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्युबिलिटी है वो किससे प्रभावित होता है? वो सॉल्यूट के नेचर से और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि सॉल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, सॉल्युबिलिटी इन सब बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ
सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब जैसे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे कैम्फर, आप उसको डिसॉल्व कराइए वाटर में, वो डिसॉल्व नहीं होगा। जो कपूर होता है ना, उसको आप देखिएगा, उसमें मिलाइएगा, वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है, वो मिक्स नहीं होता है। लेकिन ऑयल में मिक्स हो जाता है, ऑयल में मिक्स हो जाता है। नारियल का तेल हो, उसमें मिक्स हो जाएगा, लेकिन वाटर में मिक्स नहीं हो पाता है। देखिएगा, कंप्लीटली मिक्स तो नहीं है कम से कम। तो कोई सॉलिड किसी लिक्विड में मिक्स्ड होगा, इसके क्या कंडीशन है? देखिए, दो तरह का एनर्जी होता है, एक होता है लैटिस एनर्जी, एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी। अगर लैटिस एनर्जी कम, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, तो सॉल्युबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, एक और भी कॉन्सेप्ट है, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है। पोलर सॉल्यूट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट होता है। एंड नॉन पोलर सॉल्यूट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो जैसा सॉल्वेंट है वैसा ही सॉल्यूट उसमें आप डालिए। अगर सॉल्वेंट पोलर है तो जो सब्सटेंस हो वो भी पोलर होना चाहिए। जैसे वाटर में अगर आप NaCl डालिएगा, सोडियम क्लोराइड डालिएगा, तो बड़े अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर पोलर है और NaCl भी तो पूरा पूरा आयोनिक कंपाउंड है, वो कम्प्लीटली पोलर है, ठीक है। लेकिन अगर आप NaCl को सरसों तेल में डुबाइएगा या ऑर्गेनिक कोई भी सॉल्वेंट में आप डालेंगे तो देखिएगा वो डिसॉल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक जो होते हैं वो लेस पोलर होते हैं, जबकि NaCl मोस्ट पोलर है। दोनों का नेचर अलग है, सेम नेचर्ड सब्सटेंस आपस में मिक्सड अप होते हैं, ये याद रखना है आपको। चलिए, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट भी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा ड्यू टू सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। व्हेन सॉलिड सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट देन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो डिसोसिएशन होता है, सॉल्यूशन हो जाता है, बन जाता है। फिर वापस अगर सॉल्यूशन को तोड़ते हैं तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में चला आता है। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर अपोजिट टर्म्स। तो केमिस्ट्री में आपको टर्म्स याद रखने हैं। अब आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखिए, अभी अभी जस्ट हम चर्चा कर रहे थे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का क्या एक प्रोसीजर है। गैस को डिसॉल्व कराने के लिए आपको हाईली कंप्रेस्ड सिचुएशन देना पड़ेगा, यानी कि उसको प्रेशराइज करना होगा। वो इजीली लिक्विड में डिप नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, आपको हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्लस में एक और चीज़ ध्यान रखना होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। और कोशिश करना है कि टेम्परेचर लो रहे। चिल्ड मीडियम में गैस जो होते हैं लिक्विड में ज़्यादा डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। बाद में चल के इसका हम लोग एप्लीकेशन भी देखेंगे। इस चीज़ को हेनरी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया है कि क्या होता है, हेनरीज लॉ है क्या, ये बताते हैं कि इसे इसको कहने का तो बहुत सारा तरीका है, इसको बताने के बहुत तरीका है। तो जो मेन डेफिनेशन है लास्ट में आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा कि आपको ये डेफिनेशन आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे पहला, इट कैन बी स्टेटेड एज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान रहे, टेम्परेचर को क्या रखना है? फिक्स रखना है। जो भी टेम्परेचर आपको रखना है, जितना पर आपको काम करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, वो टेम्परेचर को आप फिक्स करना है। टेम्परेचर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ध्यान दीजिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक गैस को टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। एक गैस को हमको लिक्विड में डिसॉल्व कराना है, लिक्विड में भेजना है, ठीक है। वो जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। देखिए, समझिएगा, यहाँ पर एक पिस्टन है, ठीक है। ये क्या है? पिस्टन। पिस्टन है, इसको दबा सकते हैं, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। और यहाँ पर देखिए, ये वाटर है, लिक्विड है, लिक्विड है ये। और यहाँ पर ये क्या है? गैस है। हो सकता है एकाध गैस मॉलिक्यूल अभी इसमें होगा, है ना। तो देखिए, ये गैस इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, ये गैस उसके ऊपर क्या कर रहा होगा? प्रेशर लगा रहा होगा। अब हम क्या करते हैं कि इस पिस्टन को दबाते हैं, है ना। थोड़ा फिगर इसको चेंज कर लेते हैं, पिस्टन यहाँ ऐसा कर लेते हैं। ये पिस्टन है और ये लिक्विड है,
यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल था। जब हम इसको दबाए तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है ना, ये किस में जाने लगा? लिक्विड में जाने लगा। ये जो गैस मॉलिक्यूल है किस में आने लगा? लिक्विड में। ये गैस तो मतलब कि लिक्विड में गैस मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा। लिक्विड में क्या हुआ? गैस मॉलिक्यूल बढ़ गया। जितना ज़्यादा ऊपर से आप प्रेशर लगाएंगे इस पर, उतना ज़्यादा गैस जो है इसको कंप्रेस करेगा और वो लिक्विड के अंदर जाएगा। और जितना कम प्रेशर, तो यही ना, प्रेशर अप्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, यहाँ से प्रेशर बढ़ाएंगे तो इस लिक्विड पर सरफेस बढ़ेगा। लिक्विड पर सरफेस बढ़ेगा तो गैस मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर जाना शुरू कर देगा। अब समझिए, आपको कंप्लीटली ये समझ में आने वाला है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो अभी ये था वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर था, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा ऊपर से आप जितना ज़्यादा दबाइएगा, उतना ज़्यादा लिक्विड के अंदर गैस मॉलिक्यूल एंट्री लेना शुरू कर देगा। ये हेनरी लॉ है। ठीक है। दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरे तरीका से इसको कैसे डिफाइन किया गया कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज में जाइए, वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, है ना। उल्टा उल्टा कहा गया। अभी तो ऊपर से प्रेशर लगा रहे थे, लिक्विड के अंदर गैस जा रहा था, है ना। तो अब इसको उल्टा पढ़िए कि लिक्विड के अंदर जो गैस है, लिक्विड के अंदर अगर गैस बहुत ज़्यादा है, मतलब उसके ऊपर पार्शियल प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। बात सब एक ही है, एक ही बात को अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। पहले बोला गया कि प्रेशर ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा गैस जाता है लिक्विड के अंदर। अब उसी बात को अभी हम हवा से पानी में जा रहे हैं। अब हम इसी डिफिनीशन को पानी से हवा में कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज ऑफ गैस। यानी जो गैस है लिक्विड के अंदर, उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जो ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा उसके होगा। तो बात तो दोनों एक ही हो गया, या तो आप हवा से पानी में कहिए या पानी से हवा में कहिए। और एक और तीसरा तरीका, एनसीईआरटी ने क्या लिखा इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर सॉल्यूशन। अब ये दोनों बात लगभग क्या है? सेम है, इसमें बहुत अंतर नहीं है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। दिस इज द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन। तो ज़्यादातर आपको ये अप्लाई करें, जो सेकेंड नंबर में है ना, ये एनसीईआरटी पर इसको ज़्यादा फोकस किया गया है। ऐसे बात आप कोई भी लिखिएगा तो हेनरी लॉ बात वही होगा। हेनरी लॉ क्या कहते हैं? या तो बोलिए कि जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस पर, उतना ज़्यादा लिक्विड में गैस समा जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि वेपर फेज जब होगा लिक्विड का, तो उसमें जो वेपर प्रेशर जो बनेगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि लिक्विड के अंदर कितना गैस था, है ना। तीसरा तरीका वही कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ओवर गैस। तो आप देखिएगा मिला करके कि ये सब बात एक ही हो रहा है। तीन तरीका से भाषा लिखा गया, मीनिंग जो है उसका एक ही निकलता है। तो कोई एक आपको याद कर लेना है। अब देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में आते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में पार्शियल प्रेशर को हम लोग मान लीजिए P से बोलते हैं उसको, है ना। तो P इक्वल टू, पहले तो आप अगर हम प्रोपोर्शनल वाला एक रिलेशन दें तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जितना लगाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस उतना ही ज़्यादा लिक्विड के अंदर होगा। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पर एक इक्वल साइन देते हैं और यहाँ पर लगाते हैं KH, है ना। प्रोपोर्शनलिटी हटा करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देंगे यहाँ पर, इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट। वही इक्वेशन यहाँ पर है, P इक्वल टू KH इंटू एक्स। समझ में आ रहा? P इक्वल टू KH इंटू एक्स, जहाँ पर P क्या है? पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ओवर गैस है, KH हेनरी कांस्टेंट है, X क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट, है ना।
अब देखिए हेनरी कांस्टेंट जो है किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। हेनरी कांस्टेंट जो KH है किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात कि यह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। KH डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और KH इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि K जो है हेनरी कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इसका मतलब कि अगर हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा मतलब कि टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ा है, और अगर हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू अगर घटा है मतलब टेम्परेचर क्या हुआ है, घटा है। यानी हेनरी कांस्टेंट KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर जैसा होगा वैसा ही हेनरी कांस्टेंट होगा। अब आइए, आपको पता है कि जब टेम्परेचर हाई कर दीजिएगा तो गैस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, गैस उड़ना शुरू कर देगा। तो वो कैसे जाएगा लिक्विड में, माने अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को अगर आप बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है गैस का वो तो बढ़ने लगेगा, वो तेजी से घूमने लगेगा। तो जब तेजी से घूमेगा तो वो लिक्विड के अंदर तो नहीं जा पाएगा, वो उड़ने लगेगा, उसके अंदर उड़ने का टेंडेंसी आ जाएगा, वो बैठेगा नहीं। माने टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी होगा, गैस जो है उसका सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप हाई टेम्परेचर गर्म पानी में आप कितना भी CO2 डिजोल्व कीजिए नहीं होगा, लेकिन उसी पानी को आप 0 डिग्री कर दीजिए, उसमें 0 डिग्री थोड़ा प्लस रहेगा क्योंकि तो आइस हो जाएगा ना, तो उसमें ठंडा पानी में क्या होगा कि आसानी से CO2 गैस डिजोल्व हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि KH, अब जरा समझिए, KH अगर इंक्रीज करेगा मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसका सॉल्युबिलिटी जो होगा गैस का वो क्या हो जाएगा, वो तो डिक्रीज करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घटता है। तो अब आप KH और सॉल्युबिलिटी में जरा सा रिलेशन बना के देखिए, ये रहा KH और ये रहा सॉल्युबिलिटी, क्या रिलेशन आ रहा है, KH का वैल्यू अगर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी का वैल्यू घटता है, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। हायर द KH वैल्यू लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो जो KH है हेनरी कांस्टेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस पर तो कर ही रहा है। गैस हल्का है कि गैस भारी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है, क्या है। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो गैस में होता नहीं है, ठीक है। तो सीधा बात हो जाएगा कि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वान डेर वाल फोर्स पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, इस पर तो क्वेश्चन होता भी नहीं है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, KH वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डायरेक्टली। KH टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी का वैल्यू घटेगा। तो KH और सॉल्युबिलिटी में उल्टा रिलेशन है, लेकिन KH और टेम्परेचर में सीधा रिलेशन है। ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए अब आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। दूसरा भी इक्वेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कभी कभी इस फॉर्म में भी इक्वेशन को लिख दिया जाता है, और सॉल्युबिलिटी को तो मोल पर लीटर में भी हम लोग मोल फ्रैक्शन में भी देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी बराबर K इंटू P। K जो है एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अभी हमने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखा, और ये जो है सॉल्युबिलिटी पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में। देखिए ये इसका मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म है, एग्जाम में अगर आता है तो आपको ये लिखना होगा, मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NCERT उसने इसी इक्वेशन को रिकमेंड किया है कि आप हेनरी लॉ लिखिए तो ऐसा आप लिखिए, ये वाला लिखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हाँ, यहाँ पर जैसे एक छोटा सा एनिमेशन से हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं कि अभी देखिए लिक्विड है, इतना में गैस, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड है तो प्रेशर के हिसाब से मॉलिक्यूल आ रहे हैं और जा रहे हैं अपना इक्विलिब्रियम में, लेकिन जैसे ये दबेगा, जैसे अभी दबा, तो देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ लिक्विड में आ गए। पहले इतने मॉलिक्यूल्स नहीं होते थे,
तो ये मॉलिक्यूल कैसे आया, ऊपर से जब प्रेशर लगा तब आया। यही हेनरी लॉ का एक एनिमेटेड डायग्राम था। अब आपको समझ में आ गया होगा। हेनरी लॉ बड़ा सिंपल सा लॉ है, ये कुछ नहीं कहता, ये कहते हैं कि जब पार्शियल प्रेशर का वैल्यू बढ़ाइएगा तो लिक्विड के अंदर जो है गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री लेगा। अब आप उसको अलग अलग तरीके से लिखिए, अलग अलग तरीके से कहिए। सॉल्युबिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी और मोलारिटी, किसी भी टर्म में आप कर सकते हैं। जैसे चलिए हम यहाँ बात कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें आप क्या करेंगे। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस कुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन समझिएगा। हाउ मेनी मिलीमोल, मिलीमोल तो छोड़ दीजिए, पहले तो मोल निकाल लीजिए। मोल निकल जाएगा, उसके बाद आप उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलीमोल आ जाएगा। अच्छा, मोल कैसे निकलेगा, ये मोल निकालने से पहले तो मोल फ्रैक्शन एक टर्म आता है हेनरी लॉ में। तो देखिए 1 लीटर ऑफ वाटर, अगर हम 1 लीटर वाटर की बात करें तो इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है 1 लीटर H2O के लिए, कि ये 1000 ml होता है। 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml, और 1000 ml का मतलब है 1000 ग्राम। 1000 ml का मतलब है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यानी मोल का अगर हम बात करें मोल का, तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा, वेट बाय फार्मूला वेट, है ना। वेट क्या हो जाए, वेट बाय फार्मूला वेट, मोल बराबर। तो वेट कितना है 1000 है, फार्मूला वेट तो 18 होता है। तो देखिए कि इसका 55.5 फिक्स वैल्यू इसका हो जाता है। तो 1 लीटर वाटर के लिए ये एजम्पशन हमेशा हम लोग लेते हैं। एज्यूम दैट, मान लीजिए कि जो नाइट्रोजन है वो एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर इतना, इसका जो पार्शियल प्रेशर है P वो कितना 0.987 बार प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करते हैं। गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ KH भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है KH दिया हुआ है कितना 76.48 76.48 किलो बार, ये दिया हुआ है। देखिए अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या कहता है P बराबर KH इंटू एक्स। तो यहाँ से X मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है और यहाँ कौन सा गैस है नाइट्रोजन गैस है। तो ये क्या हो जाएगा P अपॉन KH, P अपॉन KH। तो देखिए प्रेशर दिया हुआ है 0.987 और KH का वैल्यू दे रखा है 76.48, ठीक है। तो ये बार में है और ये किलो बार में है। तो आप क्या करेंगे, किलो के जगह पर आप रख देंगे 1000। किलो का वैल्यू कितना होता है 1000 होता है, और आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और गैस कौन सा है N2। तो N2 का मोल, मोल ऑफ N2 बाई टोटल मोल, टोटल मोल में क्या है नाइट्रोजन का मोल प्लस जो वाटर वेपर है उसका मोल। तो इसका मोल कितना है 55.55 इक्वल टू, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करके, और कुछ आएगा XYZ मान लीजिए, वो तो कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ से जो मोल ऑफ N2 होगा वो काफ़ी छोटा होगा 55.55 से, ठीक है। तो नीचे हम लोग जो है यहाँ रखेंगे XYZ जो भी कैलकुलेट करके आएगा, और मोल ऑफ N2 बाई, और मोल ऑफ वाटर है यहाँ पर, तो सीधे क्या हो जाएगा 55.55, और इधर XYZ जो यहाँ कैलकुलेट किए हुए हैं। अब यहाँ से मोल ऑफ N2 निकल जाएगा, तो 55.55 इंटू XYZ इंटू और 55.5, ये तो किया हुआ इंटू 1000 करेंगे तब जा कर के मिलीमोल निकलेगा। तो इसी तरह से मिलीमोल निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे और ये हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, H2S एक टॉक्सिक गैस है, जहरीला गैस है, विथ रोटेटिंग एग लाइक स्मेल। NCERT का क्वेश्चन करवा रहे हैं, और NCERT के ही क्वेश्चन को किस तरह से
लेना है और किस तरह से समझना है, इसमें क्या क्या जानकारी आपको होना चाहिए, इस चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। H2S बहुत सारा जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा होता है वो आपके जानकारी के लिए होता है, क्वेश्चन में बनाने के लिए उसका कोई माने मतलब नहीं होता है। जैसे अब ये लिखा कि H2X टॉक्सिक गैस है, रोटेन एग लाइक स्मेल होता है, जिसका इस्तेमाल हो रहा है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। अब इससे आपको क्या, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को तो कोई लेना देना है नहीं, बस आप एक जान गए कि अच्छा H2S बहुत जहरीला गैस होता है, बस उसका स्मेल जो होता है सड़े हुए अंडे की तरह होता है, एक जानकारी आपको मिल गया। लेकिन यहाँ तक कोई हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है, उस क्वेश्चन का। बस जानेंगे कि ये तो गैस है, बस कोई कौन सा गैस है बता दिया आपको बस। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज इतना, ठीक है, ये मोलालिटी दिया हुआ है। कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट, माने आपसे KH पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, P बराबर होता है KH इंटू एक्स, तो P बाई क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पर जो STP पर ध्यान रहे, ये चीज़ आपको थोड़ा जानना होगा कि एट STP जो प्रेशर होता है वो 0.987 ATM होता है, ऐसा STP पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको निकालने के लिए कहा हुआ है। इसका मतलब कि मोल फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, H2S का मोल फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, 0.195 मोलालिटी, इसका क्या मतलब है, आप इसके मतलब से इसको एक्सप्लेन करके और उसका जो है आप अपना निकाल लीजिए। यानी 0.195 मोल्स ऑफ H2S in 1 kg ऑफ वाटर, पानी के 1 किलोग्राम में 0.195 मोल्स ऑफ H2S डिजॉल्व है, इसी को हम लोग कहते हैं मोलालिटी। अब देखिए, मोल ऑफ H2S तो आपको पता हो गया कितना, 0.195। अच्छा, मोल ऑफ वाटर भी आप निकाल सकते हैं, मोल ऑफ वाटर आप निकाल सकते हैं, कितना है, 1 किलो है, 1 किलो को 1000 ग्राम आप लिख सकते हैं, फार्मूला वेट से डिवाइड करेंगे 55.55 होगा। तो 2 मोल हमको पता हो गया, वाटर का भी और H2S का भी। तो अब हम इसका मोल फ्रैक्शन पहले निकाल लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन किसका, H2S का निकलता है, हमेशा सॉल्यूट का निकलता है। तो मोल ऑफ H2S ऊपर रखेंगे और टोटल मोल से डिवाइड देंगे, जैसे कि H2S का मोल प्लस वाटर का मोल, है ना। ये गैस है और ये वाटर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ाया गया था। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है लिक्विड होता है, जबकि H2S क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो वो गैस स्टेट में रहता है। खैर, यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल है, H2S का मोल है 0.195 और वाटर का है 55.5, ठीक है, ये निकल गया। फिर हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए इसका वैल्यू XYZ जो आपको गुना भाग जोड़ घटाव करके आता है, और तब हम यहाँ से ये अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट माने हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिएगा, और वहाँ से KH बराबर क्या, P/X। तो P का वैल्यू तो आपको पता है, अभी P यहाँ पर लिखा गया था 0.987, और मोल फ्रैक्शन अभी अभी आपने XYZ करके निकाला है। अब इसका निकाल लीजिए और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सॉल्व है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे हेनरी लॉ कांस्टेंट, मतलब इन टेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम आपको ज़्यादातर बता रहे हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर दिया हुआ है, यानी KH वैल्यू आपको दे दी कि जब भी आप देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, न्यूमेरिकल पूरा भरा पड़ा होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाने के लिए घबराने का जरूरत नहीं है, पेशेंस रखिए। जो डाटा क्वेश्चन के अंदर है उसको पहले लिख लीजिए, फार्मूला क्या लगेगा वो आप लिख दीजिए, देखिएगा आधा काम आपका हो जाता है। आधा काम में फिर दिमाग लगा लेना है कि कैलकुलेशन कर दें कैसे, बस हो गया।
जैसे इसमें देखिए हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज इतना पास्कल दे दिया। हेनरी लॉ कांस्टेंट केज का वैल्यू दे दिया 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml। तो CO2 जो गैस है उसका 500 ml आपको वॉल्यूम दिया हुआ है ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM, और प्रेशर का वैल्यू दे दिया है कितना 2.5 ATM कि इतने प्रेशर पर हम काम कर रहे हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं 298 केल्विन 298 कांस्टेंट टेम्परेचर पर यह डिफाइन होगा। अब देखिए आपको CO2 का मोल या मोल फ्रैक्शन आप निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं P इक्वल टू होता है KH इंटू एक्स। यहाँ से x बराबर हो जाएगा P/KH। P का वैल्यू रख दीजिएगा 2.5, KH का वैल्यू दे रखा है 1.67 इंटू 10⁸ ऐसा। ये मोल फ्रैक्शन निकल गया। किसका मोल फ्रैक्शन निकल गया? CO2 का मोल फ्रैक्शन आप निकाल लिए। ठीक है, तो हमें CO2 का मोल चाहिए होगा। अब देखिए यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 यानी कि मोल ऑफ CO2 बाई टोटल मोल, तो मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ, देखिए सोडा वाटर जो लिखा हुआ है ना 500 ml सोडा वाटर है, माने 500 ग्राम पानी आप ले लीजिए। सोडा वाटर में जरा सा वो सोडा मिलाया हुआ होता है, उससे उसके कंपोजिशन में बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो आप 500 ml वाटर सॉल्वेंट आप रहने दे सकते हैं। मोल ऑफ वाटर निकाल लेंगे तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हमें मिल जाएगा। जो हालांकि यहाँ पर हम ये देखिए इस फॉर्मूला से मान लीजिए कि इसका वैल्यू XYZ जो भी निकाल करके आएगा आप यहाँ पर रख लीजिएगा। ठीक है, अब XYZ जो वैल्यू आया है अब इस X CO2 के जगह पर रख देंगे। अब यहाँ पर मोल ऑफ CO2 काफ़ी छोटा होगा वाटर के तुलना में। ठीक है, इसीलिए मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ वाटर को लगभग हम लिख सकते हैं मोल ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ CO2 बाई मोल ऑफ वाटर बराबर XYZ जो भी आया है। वाटर का मोल कैसे निकलेगा? तो देखिए 500 ml H2O है, सोडा वाटर है, तो 500 ग्राम H2O हो गया। तो यहाँ से मोल ऑफ H2O वेट बाई फार्मूला वेट करके निकाल लीजिए। वेट कितना है 500 और 18 से इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना, ये डिवाइड कर लेना है। तो वो मोल ऑफ वाटर यहाँ पर रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा मोल ऑफ CO2। तो प्रोसेस बता दिए हैं, इसी तरह से क्वेश्चन को आप बनाइएगा। हेनरी लॉ कांस्टेंट हेनरी लॉ यही कहता है, हेनरी लॉ जो है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए होता है। फिर आपसे पूछेगा कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है। तो बुक में साफ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा है कि हेनरी लॉ का एप्लीकेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि जो कोल्ड ड्रिंक बनता है उस कोल्ड ड्रिंक में जो CO2 गैस को जो उसमें डिजोल्व कराया जाता है वहाँ पर देखने को मिलता है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर। दूसरा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा जब आप हाई माउंटेन पर जाते हैं। ठीक है, जो हिल क्लाइंबर होते हैं, जो पर्वतारोही माने पर्वत पर चढ़ने वाले जो आदमी होते हैं वो ऑक्सीजन गैस लेकर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर उसका दबाव कम होता है, प्रेशर कम होता है। यहाँ पर 1 ATM प्रेशर है सरफेस पर, धरातल पर। जैसे जैसे ऊपर जाएं या जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर कम होता है। अब प्रेशर कम होगा तो जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे ब्लड में डिजोल्व होता है। आपको पता है ये बात कि यहाँ पर प्रेशर है तब ना ऑक्सीजन गैस हमारे ब्लड में डिजोल्व होता है, जो हम सांस लेते हैं उससे जो जाता है एयर। जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो वहाँ पर तो प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो प्रेशर कम होने के कारण जो ऑक्सीजन है उसको धक्का कम मिलेगा। अब ऑक्सीजन को धक्का कम मिलेगा तो ब्लड में जाएगा कम, तो ऑक्सीजन में ना ब्लड में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, जिसके कारण सांस फूलने लगेगा, जिसके कारण आपको चक्कर आने लगेगा, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। तो ये बता पाना मुश्किल होगा कि क्या सही और गलत है। तो इसीलिए जो हिल क्लाइंबर्स होते हैं वो देखिएगा पीछे पीठ पर
एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं कि जब भी उनको लगे कि इस तरह का कुछ सिचुएशन है तो वो ऑक्सीजन गैस वहाँ पर अपना ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ब्लड में नहीं जा पाता है। तो एक तो हेनी लॉ यहाँ ये हो गया। दूसरा, तीसरा है गोताखोर के लिए। डाइवर्स जो होते हैं, सी डाइवर्स जो होते हैं, गोताखोर होते हैं, वो देखिएगा पीछे जो हीलियम गैस का टैंक है वो लेते जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन भी मिक्स्ड होता है। तो उसमें क्या कंडीशन है, वहाँ का क्या सीन है कि जब वो बहुत नीचे जाता है, डीप में चला जाता है, तो वहाँ पर प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम नहीं होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, वाटर का प्रेशर उसके ऊपर लगना शुरू हो जाता है। और जब अचानक ऊपर आता है तब प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर जैसे ही कम होता है तो ब्लड में जो जाते रहता है वो गैस, वो अचानक से रुक जाता है। रुकने के कारण उसमें एक एयर गैप आ जाता है, माने बबल्स उसके अंदर आ जाता है। बबल्स आने के कारण उसमें एक बड़ा डेंजरस मेडिकल कंडीशन डेवलप होता है। तो वो बबल्स ना आए इसके लिए वहाँ पर हीलियम गैस को उसके अंदर डिसॉल्व करता है, जो उसमें जो खाली जगह है जिसके कारण बबल है उसको वो उसमें भर देता है। ठीक है, तो ये एक तीसरा कंडीशन वहाँ पर हो गया डाइवर्स के केस में। तो इसी तरह का ये हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। तो हेनरी लॉ में हम लोग पढ़े सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड पर कोई चर्चा नहीं है। अब है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। वहाँ पर वेपर प्रेशर को पहले आपको समझना होगा, व्हाट इज वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर समझने के बाद वहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर हेनरी लॉ आए हैं, वहाँ पर एक राउल्ट्स लॉ आए हैं जिन्होंने वेपर प्रेशर को अच्छे से डिस्क्राइब करा है, जो हम डिस्कस करेंगे अपने अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।